हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको बताया हमने कि जो हमने लास्ट वीडियो आपके लिए बनाई थी उसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टॉपिक था उसका थ्योरेटिकल आपको हमने सारी नॉलेज दी थी जो लास्ट वीडियो थी। तो आज हम आपको इसको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम इसको सॉल्व करके आपके सामने बताना चाहते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा हम आपको इसको रिवाइज करा देते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी वो असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो असेट्स होगी वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं या किसी भी बिजनेस को जो स्टार्ट करते समय जिस हमें असेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस असेट्स को पूरा करने के लिए जो अमाउंट हम लायबिलिटीज और कैपिटल के थ्रू इकट्ठा करते हैं तो वो हमेशा असेट्स के इक्वल ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हमने कोई असेट्स है और असेट्स की जो वैल्यू है हमारी वो असेट्स की वैल्यू मान लीजिए हमारे को 10 लाख रुपीज़ की दी है। कितने की है? 10 लाख की। तो अब इस 10 लाख रुपीज़ को पूरा करने के लिए जो पैसा हम अपने पास से लगाते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मान लीजिए हमने 6 लाख रुपए अपने पास से लगा दिया तो जो पैसा हमने अपने पास से लगाया वो हमारी कैपिटल कहलाएगी और बाकी का जो पैसा हमारा जो हमने आउटसाइडर लायबिलिटीज के रूप में या जो बिजनेस के बाहर से या किसी बैंक वगैरह से मतलब जो हमने बाहर से अरेंज किया तो वो हमारी क्या कहलाती है? लायबिलिटीज कहलाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो असेट्स होती है वो हमेशा हमारे किसके बराबर होगी? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो ये इक्वेशन बन जाती है आपकी असेट्स इक्वल टू होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो इसको हम शो कर सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे बताया आपको कि हमारी जो असेट्स है वो मान लीजिए अगर हमारी 10 लाख की है तो जो पैसा हमने अपने पास से लगाया वो हमारी कैपिटल कहलाती है यानी कि 6 लाख की कैपिटल हो गई और जो पैसा हमने बाहर मार्केट से लिया वो हमारी लायबिलिटीज हो गई। इसका मतलब असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के हो गया। तो ये आपकी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम कोई भी जो ट्रांजेक्शन करते हैं कोई भी जो हम लेन देन करते हैं उसका इफेक्ट हमेशा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के ही बराबर होगा। यानी कि हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर लें कोई भी लेन देन कर लें तो हमारी जो भी इक्वेशन होगी जो भी अमाउंट हमारा बचेगा वो हमेशा हमारा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के रूप में ही बचेगा। यानी कि हमेशा हर कंडीशन में जो हमारी असेट्स होगी वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल ही होगी। अब इसको हम शो करके आपके सामने दिखाते हैं। हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लिया है, इसमें हमने जो भी मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली जो भी क्वेरीज हो सकती हैं प्रॉब्लम हो सकती हैं वो हमने आपके लिए सारी इस वीडियो में इस टॉपिक में ली है। तो आइए समझते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कि उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने इसकी सारी थ्योरेटिकल पूरी नॉलेज दी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन थ्योरी की अपने पास नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका एक फॉर्मेट आपके सामने इस हमने पहले से बनाया रखा है ताकि आपका टाइम कम से कम हो और आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि हमें क्या करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बनानी है जिसकी रेखांकन समीकरण हम इसको हिंदी में बोलते हैं। अब इसकी सीरियल नंबर और ट्रांजेक्शन जिसमें हम इसके विवरण की बात करते हैं वो लिख लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ टॉपिक बनाना है असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब साथ में ये इसके क्या हो जाते हैं? मेन हेड हो जाते हैं। हमें इसको साथ में इसके सब हेड बनाने होंगे। वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि इसमें आपको कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर आ सकते हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा और फिर डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से इसमें हम अकाउंट रख सकते हैं या इसमें अकाउंट आ सकते हैं। जैसे आप देखते हैं आपने स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो स्टार्ट बिजनेस विद कैश किया आपने यानी कि अपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? कैश की। तो यहाँ पे हम असेट्स में कॉलम बना देंगे किसका? कैश का। तो यहाँ एक कॉलम बन जाएगा हमारा असेट्स में कैश का। फिर इसके बाद हमने देखा यहाँ पर
कि हमने जब स्टार्ट बिजनेस विद कैश करा है तो इसमें कौन से इफेक्ट होंगे अकाउंट, इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश का और एक कैपिटल का। तो इसका मतलब यहाँ पर एक अकाउंट आ जाएगा हमारा कैपिटल का, जो कि आपको हमने ऊपर पहले से ही शो किया हुआ है। नेक्स्ट आता है फिर परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो इसमें दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक गुड्स का और एक कैश का। अब कैश का हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, नेक्स्ट हमें देना होगा गुड्स का। तो गुड्स के लिए हम यहाँ पर रख देते हैं स्टॉक। गुड्स के लिए जब हम बात करते हैं तो वो आती है बात स्टॉक की। तो यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट आ जाएगा आपका स्टॉक का। फिर हमने देखा यहाँ पर परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। अब गुड्स के लिए तो स्टॉक आ गया और परचेज गुड्स करा है फ्रॉम श्याम से, तो श्याम कौन हो गया, एज ए क्रेडिटर हो गया। तो श्याम यहाँ पर कौन हो जाएगा, एज ए क्रेडिटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें एक क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बनाना होगा। और आपको पता है कि जो क्रेडिटर्स होता है वो कौन होता है, हमारी लायबिलिटीज में आता है। तो जो क्रेडिटर्स होगा हमारा वो किस में आ जाएगा, हमारा लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिटर्स को लिखेंगे लायबिलिटीज में, तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स। तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे नेक्स्ट दिया है उन्होंने फिर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब जब गुड्स सोल्ड फॉर कैश करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास कैश आएगा तो कैश का अकाउंट बना रखा है हमने, और गुड्स सोल्ड होगा तो इसका इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक में, वो भी ऑलरेडी बना रखा है तो इसका अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे। फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे वही हमने क्या करा है, गुड्स सोल्ड करा है कैश, यहाँ भी कैश का भी है, स्टॉक का भी है, तो ऐसे कोई और अकाउंट नहीं बनेगा। फिर गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स सोल्ड करा है राम को, वो भी ऑन क्रेडिट। जब क्रेडिट सोल्ड करा है तो राम ऐसे कौन हो गया, डेटर्स हो गया। तो फिर यहाँ पे हमें एक कॉलम बनाना होगा, आगे बढ़ाना होगा इसमें डेटर्स का। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेंगे डेटर्स का। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एक कॉलम डेटर्स का। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमने किया है बॉट मशीन, यानी कि हमने मशीन परचेज की है। तो इसके लिए फिर एक अकाउंट हमें बनाना होगा इसमें मशीन का। तो यहाँ पे एक अकाउंट बना लेंगे हम मशीन का। फिर मशीन के बाद देखेंगे हम यहाँ पर, तो इसको हम थोड़ा जगह हमारी यहाँ पर कम पड़ रही है तो इसको थोड़ा सा हम दोबारा से पास में लिख लेते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि सबसे पहले बनाया था हमने किसका, कैश का। कैश के बाद बनाया फिर हमने किसका, स्टॉक का। स्टॉक के बाद बनाया था हमने किसका, इसके बाद बनाया था हमने मशीन का और डेटर्स का। तो इस तरीके से ये हमारे अकाउंट यहाँ तक बन जाते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं हम, तो फिर हमने यहाँ पर देखा कि डेटर्स के बाद मशीन बना लिया। फिर हमने देखा पेड रेंट इन एडवांस। अब हमने जो रेंट पेड किया है वो एडवांस में किया है। तो जो रेंट पेड एडवांस में किया है तो उसको बोलते हैं हम प्रीपेड। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। तो एक कॉलम बना लेंगे हम किसका, प्रीपेड का। फिर उसके बाद देखेंगे हम पेड सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब जो आउटस्टैंडिंग है इसके लिए यहाँ पे लायबिलिटीज में बन जाएगा एक कॉलम, तो यहाँ बना लेंगे हम आउटस्टैंडिंग का। तो यहाँ बन जाएगा एक कॉलम आउटस्टैंडिंग, और क्या है ये, सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का आ जाएगा। और लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, तो इसके लिए फिर हमें मशीन अकाउंट का यूज करना होगा। तो अब हमने ये जो यहाँ पे इक्वेशंस बनाई हैं ये सब हेड हमारे हो गए यहाँ पर। और अब हम देखेंगे कि हम इसमें ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात की हमारे पास स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यानी कि हमने क्या किया, नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, यानी कि हमने नगद पैसा लगाकर अपने व्यापार में नगद पैसा लगाया। तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारे पास 1 लाख रुपए से तो कैश बढ़ जाएगी। तो 1 लाख रुपए से कैश बढ़ जाएगी, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। उसके बाद और इधर हमारा क्या होगा कि जो कैपिटल होगी वो भी हमारी 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी। इसका मतलब कैश में 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे और कैपिटल में 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि नगद माल खरीदा। अब हमने क्या किया है, परचेज गुड्स फॉर कैश। जब हमने गुड्स परचेज किया है तो क्या होगा, हमारे पास गुड्स आएगा, यानी कि स्टॉक आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा। तो जो कैश हमारे पास से जाएगा उसको तो हम क्या करेंगे, कैश में माइनस कर देंगे।
और जो स्टॉक आएगा हमारे पास उसको स्टॉक अकाउंट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और बाकी इसका इफेक्ट किसी और अकाउंट पर नहीं पड़ेगा, और यहाँ भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ देखनी है कि इस कंडीशन में हमारी जो न्यू इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई निकल कर, यानी कि अब सेकंड कंडीशन करने के बाद ये जो हमारी अब आई निकल कर न्यू इक्वेशन, तो अब वो क्या आएगी, अब यहाँ पे 1 लाख में से 20,000 गई तो हम पे आज की डेट में 80,000 रुपये का तो कैश हो जाएगा और 20,000 रुपये का हम पे स्टॉक हो जाएगा। बाकी अभी कोई अकाउंट में कुछ लेन देन हुआ नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे उसमें, और यहाँ पर सीधा हम पे जो कैपिटल होगी वो भी हम पे 1 लाख की हो जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं कि 80,000 और 20,000 कितने होते हैं, 1 लाख, और ये भी किसके इक्वल हो गया, 1 लाख के, क्योंकि यहाँ लायबिलिटीज भी क्या हो गई अभी हमारी नील हो गई, यानी कि लायबिलिटीज में भी हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। फिर देखेंगे हम नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, यानी कि हमने गुड्स परचेज करा है श्याम से और 30,000 रुपए का। तो अब यहाँ पे जो क्या होगा कि जब गुड्स परचेज करेंगे श्याम से तो हमारे पास स्टॉक आएगा यानी गुड्स आएगा, तो उसे हम क्या कर देंगे, स्टॉक में तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉक में इसको जोड़ लेंगे। दूसरा क्या होगा कि अब हमारे क्या हो गए, हमने ये उधार खरीदा है, तो लायबिलिटीज का पार्ट हो गया, लायबिलिटीज का मतलब अब ये क्रेडिटर्स में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे क्रेडिटर्स में, तो यहाँ ये क्रेडिटर्स में बढ़ जाएगा। बाकी अभी कोई और एडजस्टमेंट इसमें हुई नहीं है और कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो अब यहाँ हमारी जो इक्वेशन निकल के आएगी तो वो हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि अब इस डेट में, यानी कि जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करा है सॉल्व, उसके बाद हम अगर क्वेश्चन देखें तो देखिए कैश हमारे पास वही 80 का 80,000 ही आ जाएगा, यहाँ पर 30 और 20 50,000 हो जाएगा स्टॉक। उसके अलावा हमारे पास डेटर जो है वो अभी नील रहेगा, मशीन भी नील रहेगी, प्रीपेड भी नील रहेगा, और इधर क्रेडिटर्स में हमारे पास 30,000 आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी नील रहेगी, और कैपिटल हमारा 1 लाख रुपए का हो जाएगा। तो आप इसको टैली कर सकते हैं कि 80,000 50,000 कितने हुए, 1,30,000, और 30,000 और 1 लाख भी कितने हो गए, 1,30,000। तो इस तरीके से हर ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो हमेशा इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब हमने क्या करा, नगद माल बेचा है, यानी कि हमने माल बेचा है। तो जब माल बेचेंगे तो क्या होगा लेन देन में कि हमारे पास कैश आएगा और माल जाएगा। तो जब कैश आएगा तो उसे क्या करेंगे, कैश में यहाँ पर हम जोड़ देंगे, और क्योंकि माल हमारे पास से अब जाएगा तो उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर घटा देंगे, और इसका इफेक्ट डेटर्स पे कुछ नहीं पड़ेगा, और ना ही इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका मशीन पे, ना ही पड़ेगा प्रीपेड पे, तो इसका इफेक्ट यहाँ कुछ नहीं आएगा, और ना ही इसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे क्रेडिटर्स पे, ना ही पड़ेगा इसका इफेक्ट आउटस्टैंडिंग पे, और ना ही पड़ेगा कैपिटल पे। पता अगर आप यहाँ ध्यान दें एक बात, तो आपको ये देखनी है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन दी हुई है तो हमें देखना है कि उसका इफेक्ट हमारे किस किस अकाउंट पे पड़ता है, उसी में हमें ऐड और लेस करना है, बाकी में कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारी जब इक्वेशन आती है न्यू निकल कर, अब वो हम चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 1,05,000, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना, 50 में से आप 25 घटाएंगे तो 25,000, बाकी सब आपका अभी तक नील रही है, इसमें भी कुछ नहीं आया है आपका। तो ये आपका नील हो गया, ये भी आपका नील हो गया, ये भी आपका नील हो गया। इधर आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका ये 30,000, ये आपका नील हो गया, और ये आ जाएगा आपका 1 लाख। अब आप इन्हें जोड़ के देख सकते हैं कि भाई इस इक्वेशन के बाद क्या कंडीशन आएगी, 1,05,000 और 25,000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1,30,000, और 30,000 में 1 लाख को जोड़ेंगे तो ये भी होगा 1,30,000। तो इस तरीके से हर इक्वेशन के बाद जब भी आप चेक करेंगे तो आपकी असेट्स जो होगी वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वली बैठेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पर दिया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 कॉस्टिंग 10,000। अब यहाँ आपके सामने थोड़ी सी ये टिपिकल इक्वेशन दी है, थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि हमने गुड्स सोल्ड करा है फॉर कैश को, सेम इसी की तरीके से, लेकिन यहाँ चेंज ये हो गया कि अब यहाँ आपने जो सोल्ड करा है वो 8,000 का करा है, जबकि उसकी कॉस्टिंग थी 10,000, यानी कि आपने 10,000 रुपए की गुड्स को 8,000 रुपए का सोल्ड किया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब 10,000 की चीज को हम 8,000 का सोल्ड करेंगे तो हमें क्या होगा, 2,000 का लॉस होगा। तो अब इसमें हमारे को जो इफेक्ट करी वो 3 चीजें हो गई। एक तो हमने गुड्स सोल्ड करा कैश में तो कैश आया हमारे पास, दूसरा हमारे पास से गुड्स गया तो स्टॉक में कमी हो गई, तीसरी इसमें अब क्या हो गया, लॉस हो गया।
तो अब यहाँ पे आपको 3 जगह इसका इफेक्ट दिखाना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने गुड्स सोल्ड करा है, हम पे जो कैश आया है, पहले हम उसको यहाँ पर कैश में जोड़ लेंगे। उसके बाद जो गुड्स हमारे पास से गया है, उस गुड्स को हम यहाँ पे स्टॉक में से माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर हमें देखना है कि हमें यहाँ पे कितने रुपए का लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा भाई 10,000 की कॉस्ट की चीज थी और 8,000 की बेची है, तो 2,000 का लॉस हुआ है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी गुड्स को सोल्ड करते समय अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसका एडजस्टमेंट आपको कैपिटल में जाकर करना होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको कैपिटल में जोड़ना है और लॉस है तो आपको कैपिटल में घटाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, इसलिए इसे हम यहाँ कैपिटल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितने रुपए का, 2,000। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हमारी जो ये इक्वेशन बन के आई, अब वो देखनी है हमें कि वो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पर। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पर इक्वेशन चेक की। तो अब देखें यहाँ पर कि ये 1,05,000 है। 1,05,000 में से जब हम यहाँ पे 8,000 को घटा देते हैं तो ये आ जाता है आपका 97,000 का। इधर 15,000 में से 10,000 गए तो ये बचा आपका 15,000। इधर आपका ये आ गया, इसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, तो ये आपका निल रहेगा, ये भी आपका निल रहेगा, ये भी आपका निल रहेगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 30,000, ये भी निल रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 98,000, क्योंकि यहाँ 2,000 की कैपिटल में क्या हो गई, कमी हो गई। तो आप इन दोनों को जोड़ के देखें कि इन दोनों का जो टोटल है वो आ रहा है हमारे कितना, यहाँ पर 1,12,000, सॉरी यहाँ पे जरा सही कर देंगे, यहाँ पे हमने ये प्लस करना था, तो ये हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 1,05,000 में हम जोड़ देंगे यहाँ पर 8,000 को, तो ये आपका आ जाएगा 1,13,000, 1,13,000। तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं कि 1,30,000 और 15,000 को जोड़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 1,28,000, और ऐसे आप 30,000 और 98,000 को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 1,28,000। तो इस तरीके से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 15,000, कॉस्टिंग 10,000। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसलिए हर कंडीशन जो पॉसिबल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में परेशान कर सकती है, वो हमने सारी इस क्वेश्चन में लेने का प्रयास किया है ताकि आपको हर डाउट आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने कहा कि गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट 15,000, कॉस्टिंग 10,000, यानी कि हमने कहा कि यहाँ पे हमने जो गुड्स था 10,000 रुपये का, वो हमने 15,000 का बेच दिया। अब आप यहाँ ध्यान दें तो कॉस्टिंग कितनी है, 10,000, सोल्ड करा है 15,000 का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ कंडीशन क्या हुई कि हमारे पास क्या हुआ, गुड्स सोल्ड जो करा है वो ऑन क्रेडिट करा है, तो इसका मतलब जब क्रेडिट सोल्ड करा है तो इस पर कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमारे क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि ये जो व्यक्ति है गुड्स सोल्ड टू राम जो होगा इस टाइम यहाँ पे, तो राम कौन हो जाएगा, इसमें डेटर्स हो जाएगा, यानी कि राम जो होगा हमारा कौन हो जाएगा इस टाइम यहाँ पे, ये डेटर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब राम को फिर हम डेटर्स के कॉलम में दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो कॉस्ट हमारी कम हुई है उसको तो माइनस कर देंगे हम किसमें से, स्टॉक में से। उसके अलावा फिर हमने जो हमारे डेटर्स बढ़े हैं उनको हम यहाँ ऐड कर देंगे डेटर्स में, यानी कि यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको। और अब हमें यहाँ देखना है कि भाई 10,000 की चीज हमने कितने बेची है, 15,000 में बेची है, तो हमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है वो क्या करना है, आपको कैपिटल में जोड़ना है। बिल्कुल सही सोचा आपने, कहाँ जोड़ना है, कैपिटल में जोड़ना है, क्योंकि आपको अभी भी बताया था कि अगर गुड्स सोल्ड करने पर लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस करते हैं, और अगर गुड्स सोल्ड करने पर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड करते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, कैपिटल में ऐड करना होगा। अब कैश पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं ट्रांजेक्शन का, इसके अलावा यहाँ कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आउटस्टैंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और कैपिटल में 5,000 हमने ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो अब हमारी यहाँ की जो इक्वेशन आई निकलकर, उसके बाद हमारे पास क्या अमाउंट बचती है। तो जैसा आपको बताया कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका जो भी होगा वो असेट्स हमेशा इक्वल होगा लायबिलिटीज और कैपिटल के। तो यहाँ पे चेक कर दिए कि यहाँ हमारे पास अब कैश हो गया 1,13,000 का, स्टॉक में बचा हमारे पास 5,000 का माल, डेटर्स हो गए हमारे 15,000 के, यहाँ पर अभी हमारे पास मशीन में कोई अमाउंट नहीं आया है, प्रीपेड का कोई अमाउंट नहीं आया है, क्रेडिटर्स हो गए हमारे 30,000 के, आउटस्टैंडिंग अभी नहीं आई है, और कैपिटल हो गई हमारी कितने की, 1,03,000 की, यानी कि 1,03,000 की। तो अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं
कि 15 और 5 20 और 1,13,000 हो गए कितने 1,33,000 यानी कि 1,33,000। और ऐसे आप यहाँ चेक कर सकते हैं 30,000 और 1,03,000 कितने हो गए 1,33,000। तो आपकी हर ट्रांजेक्शन के बाद जो इक्वेशन है वो हमेशा सेम आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट हमने आपके लिए लिया है टॉपिक बॉट मशीन ऑन क्रेडिट। अगर हमने कहा मशीन उधार खरीदी, अब जब भी कोई चीज उधार खरीदी जाती है तो क्या होता है क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं और साथ में हम पे क्या आ गई अब मशीन आ गई। तो जब मशीन आ गई तो इसका मतलब क्योंकि अब मशीन क्या आई है क्रेडिट आई है, तो इसका मतलब कैश हमारे पास से नहीं गया है, मशीन आई है, साथ में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर फिर हम कैश में इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे, डेटर्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट की मशीन, तो यहाँ हमारी मशीन बढ़ जाएगी कितने रुपए से 50,000 रुपए से, और प्रीपेड में इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। साथ ही अब क्या होगा 50,000 से जो मशीन बढ़ी है तो 50,000 से हमारे क्या बढ़ जाएंगे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो 50,000 रुपये यहाँ हमने क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं और कैपिटल हमारी वही रहेगी जो पहले थी, इसका कोई इफेक्ट कैपिटल पर भी नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ना हमें कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही कोई लॉस हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे समझें तो हम ये यहाँ पे आपको सामने शो करके दिखा सकते हैं इसको कि यहाँ पे हमने देखा तो ये हमारा अमाउंट आ गया कितना 1,13,000 का, प्लस ये अमाउंट आ गया हमारा कितना 5,000 का, ये अमाउंट हो गया हमारा 15,000 का, ये अमाउंट हो गया हमारा 50,000 का। अभी यहाँ पे कोई अमाउंट आया नहीं है, ये अमाउंट हो गया हमारा 80,000 यानी कि 80,000 का, यहाँ कोई अमाउंट आया नहीं है और ये अमाउंट हो गया 1,03,000 का। तो गाइस यहाँ पे हम टैली कर सकते हैं तो ये हो गए हमारे 15, 5, 20, 20 और 50, 70, 70 और 1,13,000 हो गए आपके 1,83,000। और ऐसे यहाँ जोड़ के देखें 80,000 और 103 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 1,83,000 यानी कि 1,83,000। तो नेक्स्ट है आपका पेड रेंट इन एडवांस। तो गाइस जब भी हम कोई रेंट को एडवांस में पे करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है प्रीपेड कहलाता है। तो जो प्रीपेड होती है उसमें क्या होता है कि कैश तो हमारे पास से कम हो जाता है और प्रीपेड के नाम से एक असेट्स में हमें एक कॉलम आगे बढ़ाना होता है क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होती है वो भी हमारी क्या होती है असेट्स होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था आपके पास प्रीपेड और ये क्या है हमारा रेंट है, तो चाहो तो आप यहाँ पे इसको प्रीपेड रेंट के नाम से भी लिख सकते हैं। तो ये प्रीपेड रेंट हो जाएगा यहाँ पर। अब प्रीपेड रेंट जो होगा तो कितने रुपए का है 5,000 का। तो जैसे आपको बताया कि जब रेंट को हम एडवांस में पे करेंगे तो हमारे पास से क्या होगा कैश जाएगा तो इसलिए फिर हम इसको कैश में से माइनस कर लेंगे। इसका इफेक्ट हमारा इसमें स्टॉक पे कुछ नहीं पड़ेगा, डेटर्स पे कुछ नहीं पड़ेगा, मशीन पे कुछ नहीं पड़ेगा और हमारा जो प्रीपेड रेंट है अब वो यहाँ 5,000 रुपये से बढ़ जाएगा। और इधर लायबिलिटीज पे इसका इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग पे कोई नहीं पड़ेगा और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ना हमें कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही इसमें कोई लॉस हुआ है। तो इस वजह से फिर यहाँ पे जब हमारी इक्वेशन अब आएगी तो वो हम चेक करेंगे कि हमारी जो इक्वेशन आई निकल कर अब इस कंडीशन के बाद तो वो क्या निकल कर आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अभी 1,13,000 में से जब हम यहाँ पर 5,000 रुपये को घटा देंगे तो ये आएगा 1,08,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 5,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15,000, फिर ये आ जाएगा यहाँ 50,000, यहाँ आ जाएगा आपका 5,000 और फिर यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80,000, यहाँ आ जाएगा आपका नील और ये आ जाएगा 1,03,000। तो इस तरीके से यहाँ पे जब चेक करेंगे इसमें हम तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 5 और 15 20, 20 और 50 70, 70 और 5 75, 75 और 1,08,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,83,000। ऐसे यहाँ लायबिलिटीज आप चेक कर सकते हैं 80,000 और 1,03,000 हो गया 1,83,000। तो गाइस हर ट्रांजेक्शन के बाद जैसे कि बार बार बता रहे हैं कि हमेशा क्या होता है जो असेट्स होती है वो हमेशा इन लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर ही होगी। अब नेक्स्ट आया आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट हमने लिया है वो लिया है पेड सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या है पेड सैलरी, तो इसमें हमने दो चीजें ली हैं आपके सामने,
पेड सैलरी, अगर सिंपल पेड सैलरी है या कोई भी पेड एक्सपेंसेस चाहे रेंट हो या कोई भी XYZ आपको खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है जिसको आपने पेड किया है वो भी कैश में किया है, तो सिंपल आपको उसमें दो ट्रांजेक्शन पे ध्यान देना है। पहला इफेक्ट आपका कैश पे पड़ेगा और कोई भी एक्सपेंसेस का जो पेमेंट होता है तो उसका इफेक्ट आपका कैपिटल पे पड़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कैश जो है हमारा ये हम ये 500 रुपीज हम क्या कर देंगे, ये सैलरी के रूप में यहाँ कम कर देंगे और 500 रुपीज को यहाँ हम इस कैपिटल में से भी कम कर देंगे। तो यहाँ 500 रुपीज हमारा कैपिटल में से कम होगा और 500 रुपीज ही हमारा इधर कैश में से कम होगा। अब दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो इसके लिए क्या होगा कि सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब अभी हमारे को सैलरी का पैसा देना बाकी है, यानी कि विच एक्सपेंसेस चार्ज बट नॉट पेड टिल डेट, यानी कि वो खर्चे जो हमने यूज तो कर लिए हैं लेकिन अभी उसका पेमेंट नहीं किया है उनको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि कैश हमारा इसके लिए कम होगा नहीं, तो कैश में कुछ नहीं करेंगे। अब ये जो हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी टॉपिक बनाया था आपका, इस वाले में इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका जो सीधा इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी में, क्रेडिटर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्योंकि ये अमाउंट है 100 रुपये का, तो यहाँ 100 रुपये हम क्या होंगे इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वाले कॉलम में जाके 100 रुपये जुड़ जाएंगे। इसके बाद आपको जो करना है वो करना है कैपिटल में। अब क्योंकि ये भी क्या है एक एक्सपेंसेस ही है, इसलिए इसे भी कैपिटल में से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, कैपिटल में से इसे घटा देंगे। तो 100 रुपये यहाँ कैपिटल में से घट जाएंगे, 500 रुपये सैलरी पेड के रूप में और 100 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन आई निकलकर वो क्या इक्वेशन आई निकलकर, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी वो उस इक्वेशन को यहाँ पे हम देखेंगे तो वो इक्वेशन निकल के आएगी आपकी। अब यहाँ देखें हम तो ये आ जाएगा आपका 107,500 प्लस ये आ जाएगा आपका 5,000, ये आ जाएगा आपका 15,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50,000, ये आ जाएगा आपका 5,000। अब इधर देखेंगे हम तो इधर आ जाएगा आपका ये 80,000, यहाँ आ जाएगा आपका 100 और यहाँ और ये 600 रुपये कम हो जाएंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा आपका 1,02,400। तो यहाँ पे हम इसको टैली कर सकते हैं कि जैसा आप देख रहे हैं कि 1,02,400 और 100 1,02,500 और 80,000, तो ये हो गया हमारा उधर का टोटल 1,82,500। अब वही टोटल हमारे यहाँ का होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,07,500, उसके अलावा 15 और 5 20 और 5 25 और 50 75, तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों अमाउंट क्या होती है हमारे इक्वल बन जाते हैं, 1,82,500 1,82,500। इसके बाद जो लास्ट हमने लिया आपके लिए वो लिया है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, यानी कि मशीन पर ह्रास लगाया। तो अगर क्वेश्चन में आपको कहता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज कराया हमने किस पर, मशीन पर, तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है मशीन पर तो उस केस में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हमारा एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, बेसिकली ये नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, यानी कि ऐसे खर्चे जो हम P&L अकाउंट में तो लिखते हैं लेकिन इसके लिए कैश में किसी को पेमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए कैश कम नहीं होता है, तो यहाँ क्या होगा कि डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया है जिस पे मशीन पे लगाया गया है, तो यहाँ उस अमाउंट से एक तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, प्लस क्योंकि ये एक एक्सपेंसेस है तो इसलिए है कैपिटल में भी कम करना होगा। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो ये होगा कि हमें ये देखना है कि भाई कितने परसेंट है, 10% है, और हमारा जो मशीन की वैल्यू थी वो कितनी थी, 50,000 की। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 50,000 का निकालेंगे 10%, तो ये आ जाएगा आपका 5,000। तो 50,000 का 10% होगा 5,000, तो 5,000 को अब कैश में इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, स्टॉक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। उसके बाद आपका आया था डेटर्स में इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ जो मशीन होगी तो मशीन में क्या करेंगे कि यहाँ पे मशीन में इस 5,000 रुपये को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका यहाँ जो प्रीपेड है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इधर ये कैपिटल में से भी 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि लेस हो जाएंगे। तो
तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो इफेक्ट आएगा हमारा कुल मिलाकर, तो वो कंडीशन आएगी कि ये आ जाएगा हमारा 1,07,500, यहाँ आ जाएगा आपका ये 5,000, 1,07,500 की कैश हो गई, 5,000 हमारे हो गए स्टॉक के, 15,000 हो गए हमारे डेटर्स के, उसके बाद 45,000 की हो गई हमारी क्या मशीन, और 5,000 की हो गई हमारे क्या हाँ 5,000 के हमारे हो गए प्रीपेड रेंट। और इसके बाद इधर आएंगे हम तो यहाँ हो जाएगा हमारा 80,000 की हमारी क्रेडिटर्स, 100 रुपये के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इधर जो कैपिटल बचेगी हमारी, अब वो कैपिटल बचेगी इसमें हमारी ये आ जाएगी आपकी 97,500 की। तो इस तरीके से 97,500 हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस टैली कर सकते हैं आप एक बार, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने यहाँ पर कि यहाँ पे आपको 1,07,500 की हो गई आपकी कैश, 5,000 की हो गई आपकी क्या 1,07,500 की कैश, 5,000 का आपका हो गया स्टॉक, फिर 15,000 का हो गया आपका डेटर्स, और 45,000 का हो गया आपका मशीन, और 5,000 की हो गई आपकी प्रीपेड रेंट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा टोटल असेट्स का अमाउंट आया वो एक तरीके से आया कितना हमारा 1,77,500 का, 1,77,500 का हमारा असेट्स का आया। अब आप यहाँ टैली कर सकते हैं कि जो आपकी लायबिलिटीज बैठी वो बैठी आपकी 80,100 रुपये की, तो जो लायबिलिटीज हो गई आपकी वो हो गई 80,100 रुपये की, और जो कैपिटल है आपकी वो हो गई 97,500 की। तो आप इसको यहाँ पर टोटल कर सकते हैं 97,500 और 80,100, तो ये टोटल आ जाएगा आपका, सॉरी थोड़ा यहाँ पे आप सही कर दें, ये आया था 97,400 का। तो 97,400 और 80,100 को जब आप जोड़ेंगे तो 97,400 और 80,100 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,77,500, यानी कि इन दोनों का जो टोटल है वो आ जाएगा हमारा, ये टोटल होगा आपका, ये दोनों का टोटल मिला के आ जाएगा 1,77,500 का। तो गाइस इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन आपको समझाया। हमें जो भी टिपिकल इसमें कंडीशंस हो सकती थी, सिचुएशंस हो सकती थी, वो हमने सारी आपको इस क्वेश्चन में हमने ली और आपको डिटेल में हमने इसको समझाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको सिंपल ही ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा हमारी जो असेट्स होगी वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होगी। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करें, कोई भी लेन देन करें, उसका इफेक्ट हमेशा असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के होगा। इसको अगर आप और अच्छे समझना चाहें तो जो हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की जो थ्योरेटिकल नॉलेज थी वो बहुत इजी और सरल वे में हमने आपके लिए तैयार की थी, तो आप उस वीडियो को हमारे को जरूर देख लें ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।